तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम मौलिक अधिकार के टॉप 25 क्वेश्चन देखने वाले हैं। आज की क्लास में हम मौलिक अधिकार के पार्ट 2 की वीडियो लेकर आए हैं। पार्ट 1 मैंने पहले करा दिया है। तो आज की क्लास में हम मौलिक अधिकार के टॉप 25 क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन करने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो साथियों, जो संविधान भारत का संविधान है उसमें धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन करने का अधिकार है, जो कि आर्टिकल 26 में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26। इसकी व्याख्या देखते हैं। अनुच्छेद 26 प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को अपनी धार्मिक संस्थाओं की स्थापना एवं प्रबंधन का अधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विशेष धर्म के प्रचार हेतु कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यह किस अनुच्छेद में है? भारत के संविधान में यह किस आर्टिकल में उल्लेख है कि किसी विशेष धर्म के प्रचार हेतु कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा? तो यह दोस्तों आर्टिकल 27 में उल्लेखित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसकी व्याख्या देखते हैं। अनुच्छेद 27 के अनुसार किसी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का निषेध किस अनुच्छेद में है? भारत के संविधान में सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का निषेध किस आर्टिकल के तहत आता है? तो यह दोस्तों आर्टिकल 28 के तहत आता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 28। इसकी व्याख्या देखते हैं। अनुच्छेद 28 के अनुसार पूर्णतः सरकारी वित्त पोषित शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? जो भारत के संविधान में सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार है दोस्तों, जो किस आर्टिकल से संबंध रखते हैं? तो ये भारत के संविधान में आर्टिकल नंबर 29 से 30 के बीच में आता है। 2 ही आर्टिकल है इसके। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसकी व्याख्या देखते हैं। अनुच्छेद 29 और 30 सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकारों से संबंधित है और इनका उद्देश्य अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? भाषा और लिपि और संस्कृति की रक्षा का अधिकार किस आर्टिकल में दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसकी व्याख्या देखते हैं। अनुच्छेद 29 नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? जो अल्पसंख्यक है उसको भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षण संस्थान स्थापित व संचालित करने के अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो यह आर्टिकल 30 में दिया गया है, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अनुच्छेद 30 धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान स्थापित और संचालित करने का अधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन परीक्षा में बार बार रिपीट होता है। यह एग्जामिनर का मन चाहिए क्वेश्चन है, इसको डबल स्टार दे दो।
जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है जो कि भारत के संविधान में कौन से आर्टिकल के तहत उल्लेख है, तो यह आर्टिकल 32 में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह परीक्षा में बार बार रिपीट होता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है। इसे संविधान की आत्मा और हृदय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है? जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, जो भारतीय संविधान के जनक माने जाते हैं, उसने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और हृदय कहा था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है उस भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा था। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे माना जाता है? यह क्वेश्चन परीक्षा में बार बार रिपीट होता है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना, और ज़्यादातर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलती करते हैं। जो कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे माना जाता है? अगर मौलिक अधिकार के को लेकर आपके बीच में उल्लंघन हो रहा है तो आप अपने मौलिक अधिकार को लेकर सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हो। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों का संरक्षक है और इनके संरक्षण के लिए रीट जारी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय को रीट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त है? साथियों, भारत का संविधान है, उसमें सर्वोच्च न्यायालय को रीट जारी करने का अधिकार प्राप्त है, जो कि कौन से आर्टिकल के तहत यह रीट जारी करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के दायरे में देखा जाए तो आर्टिकल 32 है, और हाई कोर्ट के में देखा जाए तो आर्टिकल 226 के तहत किया जाता है। तो हमारा सर्वोच्च न्यायालय, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 32। इसकी व्याख्या देखते हैं। अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु रीट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय को रीट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त है? जो उच्च न्यायालय है, अभी आपको बताया मैंने पीछे, जो हाई कोर्ट है उसको रीट जारी करने के लिए आर्टिकल 226 है, और सुप्रीम कोर्ट है उसको आर्टिकल 32 है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 226। इसकी व्याख्या देखते हैं। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के साथ साथ अन्य कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए भी रीट जारी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार वर्तमान में किस प्रकार का अधिकार है? साथियों, भारत के संविधान में प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार थे, उसमें से एक संपत्ति का अधिकार भी था। उसको संविधान संशोधन के माध्यम से मौलिक अधिकार से भिन्न कर दिया गया, जो कि वर्तमान की स्थिति में वह एक कानूनी अधिकार बन गया, वैधानिक अधिकार बन गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसकी व्याख्या देखते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं रहा। अब यह अनुच्छेद 301 के अंतर्गत एक कानूनी वैधानिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार की सूची से हटाया गया था? दोस्तों, जो भारत के संविधान है उसमें संपत्ति का अधिकार है, उसको संविधान संशोधन के माध्यम से हटाया गया था। वह संविधान संशोधन 44वां है, जो कि 1978 में हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से संपत्ति का अधिकार है वो हटाया गया था। इसकी व्याख्या देखते हैं।
44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है? यह क्वेश्चन भी परीक्षा में बार बार रिपीट होता है। जो भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं वो किस देश से उधार लिए गए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि इसको यूएस से भी लिख देते हैं, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से उधार लिया गया है। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के संविधान से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? यह क्वेश्चन हम पीछे भी देख चुके हैं। जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर हम सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। कौन से आर्टिकल के तहत जा सकते हैं? आर्टिकल 32 के तहत जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसकी व्याख्या देखते हैं। अनुच्छेद 32 नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? शिक्षा का अधिकार आर्टिकल, कौन से आर्टिकल में दोस्तों कमेंट में जरूर बताएं। शिक्षा का अधिकार है जो कि भारतीय के संविधान के आर्टिकल 21A में है, जो कि कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है? तो यह 86 संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसकी व्याख्या देखते हैं। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए है? आर्टिकल अभी बताया आपको पीछे 21A में इसका उल्लेख मिलता है, जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए उल्लेख है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। इसकी व्याख्या देखते हैं। अनुच्छेद 21A के अनुसार 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर नागरिक सीधे कहाँ जा सकता है? यह क्वेश्चन पीछे भी रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वोच्च न्यायालय। इसकी व्याख्या देखते हैं। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर नागरिक अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 13 किस विषय से संबंधित है? भारत के संविधान में अनुच्छेद 13 किस विषय से संबंधित है? तो यह कानून की वैधता के बारे में बताता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी व्याख्या देखते हैं पहले। अनुच्छेद 13 यह सुनिश्चित करता है कि मौलिक अधिकारों के विरुद्ध बनाया गया कोई भी कानून अमान्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? भारत के संविधान में वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है, उनमें से कौन सा नहीं है यह देखकर आपको बताना है। समानता का अधिकार यह एक मौलिक अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार यह भी एक मौलिक का अधिकार है। संपत्ति का अधिकार यह एक मौलिक अधिकार नहीं है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार यह एक मौलिक अधिकार है। जो समानता का अधिकार है यह कौन से आर्टिकल से लेकर कौन से आर्टिकल तक है? तो यह 14 से लेकर 18 तक है। और स्वतंत्रता का अधिकार है जो कि 19 से लेकर 22 के है। और संवैधानिक उपचार का अधिकार जो कि आर्टिकल 32 में है। संपत्ति का अधिकार इसको उठाकर अब वर्तमान में ये 300A में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसकी व्याख्या देखते हैं। संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है। यह अनुच्छेद
301 के अंतर्गत एक कानूनी वैधानिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय कौन सी रीट जारी कर सकता है? अगर किसी व्यक्ति के साथ मौलिक अधिकारों के विषय से लेकर कोई उल्लंघन होता है तो वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है और इसके विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रीट जारी करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसकी व्याख्या देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रीट जारी कर सकता है। इसमें पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी है परमादेश, तीसरी है प्रतिषेध, चौथी है उत्प्रेषण और पांचवी है अधिकार परीक्षा। ये दोस्तों 5 प्रकार की रीट है जो सर्वोच्च न्यायालय जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकार के उल्लंघन के विरुद्ध जारी करता है, इसमें से बंदी प्रत्यक्षीकरण एक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह व्यक्ति के अवैध गिरफ्तारी से मुक्ति से संबंधित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसकी व्याख्या देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का उद्देश्य है किसी व्यक्ति को अवैध हिरासत या गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान करना है। इसमें न्यायालय हिरासत में रखे गए व्यक्ति को उसके सामने प्रस्तुत करने का आदेश दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमादेश रीट सामान्यतः किसके लिए जारी की जाती है? परमादेश रीट है जो किसके लिए जारी की जाती है? इसका अर्थ परमादेश है, इसका अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं कि लोक अधिकारी को उसका कानूनी कर्तव्य पूरा करने के लिए आदेश देने के लिए यह रीट जारी की जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसकी व्याख्या देखते हैं। परमादेश का अर्थ है हम आदेश देते हैं, इसके माध्यम से न्यायालय किसी सार्वजनिक अधिकारी संस्था को उसके कानूनी कर्तव्य का पालन करने का आदेश देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिषेध रीट किसके विरुद्ध जारी की जाती है? जो प्रतिषेध है भारत के संविधान में यह अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरण के विरुद्ध जारी की जाती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रतिषेध रीट उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अधिकरण को उसकी अधिकार सीमा से बाहर कार्रवाई करने से रोकने के लिए जारी की जाती है। क्वेश्चन नंबर 25 जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा, अधिकार परीक्षा रीट का संबंध किससे है? भारत के संविधान में सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रीट जारी करता है। इसमें से एक है अधिकार परीक्षा जो कि किसी सार्वजनिक पद पर अधिकार की वैधता से संबंधित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आज की व्याख्या देख लेते हैं पहले। अधिकार परीक्षा का अर्थ है किस अधिकार से है। यह रीट यह जांचने के लिए जारी की जाती है कि कोई व्यक्ति किस वैध अधिकार के आधार पर सार्वजनिक पद पर बना हुआ है। तो आज की क्लास हम यही रखते हैं। अगली क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो आज की आशा करता हूँ कि आज की क्लास में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। धन्यवाद।